गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम शालू राय है और आज हम लोग करेंगे 400 बेस्ट करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक के हैं और 2021 तक के हैं। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, वो मैंने हैंड पिक करके इसमें डाले हैं। ठीक है, इस अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। और एप्लीकेशन में हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है 67 के लिए, जो कि बीपीएससी के क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने तैयार करी है। तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल कोर्स जो भी आपको कोर्स चाहिए हो आप एप्लीकेशन में डाउनलोड करेंगे और इजीली पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, ये हर पार्ट में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चंस करेंगे और 10 पार्ट टोटल रहेंगे और 400 क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग शुरू करते हैं। उसमें ये बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। तो उसका क्या नाम है? हिंदी में ये पढ़ दे रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और संपर्क रहित साधन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है ई रूपी। ठीक है, ई रूपी क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉन्टैक्टलेस एक क्यूआर कोड टाइप क्या है। ठीक है, अगर जिसके पास स्मार्टफोन है उसको क्यूआर कोड मिलेगा और जिसके पास नॉर्मल फोन है, मानिए जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उसको क्या होगा, एसएमएस के थ्रू ई वाउचर आएगा। ठीक है, इसमें क्या है मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है ना, जैसे राशन देना हुआ, कि गरीबों को इतना राशन मिलेगा, चाहे आप अभी जैसे आपदा आ गई थी तो महीने का राशन मिल रहा था, या फिर कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट देना चाहती है लोगों को। लेकिन आपको पता है कि बीच में क्या होता है, गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, बीच में जितने ऑफिसर्स हैं आपको पता है करप्शन करते 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 लोगों को, आधे लोगों को मिलता है आधे लोगों को नहीं मिलता है। इसमें क्या हुआ कि ये हम लोग जब पर्टिकुलर, जैसे कि मानी साइकिल बांटना, आपको पता है कि बिहार में साइकिल बहुत मिली थी, तो आधे लोगों को मिलता आधे लोगों को नहीं मिलता। इसमें क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्टली क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के फॉर्म में एक वाउचर रिलीज हो जाएगा, जो डायरेक्ट क्या होगा इन लोगों के बीच में, डायरेक्ट क्या होगा कंज्यूमर के फोन में आ जाएगा, जो इसको वन टाइम पेमेंट होगा। ठीक है, अगर उसको साइकिल लेना है तो वो जाएंगे, दिखाएंगे शॉप पे, वो ऑटोमेटिक उसको रीड करेगा और उनको ये चीज़ें पेमेंट हो जाएगी। तो एक तरीके का ये पैसा का वाउचर होगा। ठीक है, जिससे डायरेक्टली बीच में कोई भी करप्शन नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ये अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ई रूपी करके नाम होगा। अब जैसे कि हमारी साइकिल की वर्थ है 5,000 रुपये की साइकिल मिलती है, तो 5,000 का वाउचर बना के सारे लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वाउचर आ गया और आप ये सोचेंगे कि क्या ये वाउचर का 5,000 से कोई चाहे तो जाके शराब खरीद सकता है? तो नहीं, ये वाउचर क्या होगा, साइकिल वाली दुकान पे ही काम करेगा, आपको वहीं जाके लेना होगा, वन टाइम होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कोई किसी को इसको बेच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका ई रूपी नाम है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें डायरेक्टली बेनिफिशियर को सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ेगा, बेनिफिशियर को सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ दिया जाएगा, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। और इसको स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है उसको एसएमएस फॉर्म में आएगा ये कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मॉस्क जो है बहुत ही न्यूज में था, तो ये कौन से शहर में लोकेटेड है? तो ये जेरूसलम में लोकेटेड है। जेरूसलम का है पैलेस्टीन में। आपको पता है कि अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले इसराइल और पैलेस्टीन में बहुत ही विवाद हुआ था, और ये विवाद जो है, ये अल अक्सा मॉस्क जो है, जैसे कि इस्लाम में मक्का मदीना के बाद ये इसको सब बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र जगह माना जाता है। तो इसी कैंपस के इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, तो आप इसका ध्यान में रखिए कि जेरूसलम में ये मॉस्क है, पैलेस्टीन में आता है। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन के हों चाहे ऐसे हों, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो, तो सबका आपको हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और कई बार बीपीएससी में पूछा गया। मैंने एक वीडियो भी इस पर डेडिकेटेड बनाई जिसमें मैंने ट्रिक से आपको याद कराया, तो अगर आपको नहीं याद हो पाता हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। आप, आई एम वेरी श्योर कि आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको कोई भी हेडक्वार्टर नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों को निकालने के लिए इवैक्यूएशन एक प्रोग्राम चलाया, तो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? उस प्रोग्राम का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, आपको पता है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में कितना अनरेस्ट हो गया है, तो यूएस और बहुत सारी कंट्री ने कोऑपरेट करके लोगों को निकालने का वो किया। तो हमारे जो
फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, एस जयशंकर। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन देवी शक्ति। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया अफगानिस्तान से। आप नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड विच हैज बीन नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस एज इट्स हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किसे वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, आपको पता है कि हर साल जो वर्ड बहुत पॉपुलर होता है, काफी यूज किया जाता है, तो उसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला जाता है। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है हमारा इस बार का? आत्मनिर्भरता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि 30वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड ये किसको, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो मोहन कृष्ण बोरा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने इनकी किताब की तलिस्मा बुक जो है, हिंदी लैंग्वेज में है ये बुक, हिंदी बुक है। इसके तलिस्मा संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य, ये बुक उन्होंने लिखी है। इसके लिए इनको मिला बिहारी पुरस्कार। कौन सा एडिशन था? 30वां एडिशन था। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बिहारी पुरस्कार, और ये किताब इन्होंने 2016 में लिखा था। अभी इनको सम्मान किया गया रिसेंटली। और बिहारी पुरस्कार जो इसमें क्या मिलता है? 50,000 रुपये मिलते हैं और अवार्ड्स मिलते हैं, 3 एटनरी अवार्ड्स। और ये बिहारी पुरस्कार है, ये जो के बिरला फाउंडेशन है वो लोग देते हैं। और ये बहुत ही फेमस पोएट थे बिहारी जी, उनके नाम पे ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ, आप इसको अगर आप पीडीएफ नहीं ले पाते हैं, परचेज नहीं कर पाते, आप इसको नोट कीजिएगा कॉपी पेन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्या पूछा जाए, एक चीज़ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पीडीएफ लिया तो खैर उसमें तो मैंने सारे सोल्यूशन जो मैं बता रही हूँ सब लिख रखा है। बट अगर आप पीडीएफ नहीं ले पाते हैं तो डेफिनेटली अपने नोट्स बनाएं, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में है युद्ध अभ्यास। आप मुझे जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताइए इंडिया और फ्रांस के बीच में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आंसर मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been awarded with the Genome Valley Excellency Award for 2021? तो जिनोम वैली एक्सीलेंसी अवार्ड जो है वो भारत बायोटेक को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैवेरिक मसीहा, ये बायोग्राफी है कौन से पॉलिटिकल फिगर की। तो ये बायोग्राफी है एनटी रामाराव की। एनटी रामाराव जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी बायोग्राफी है। और इस बायोग्राफी को किसने अनवील किया, मतलब कोई भी बुक लॉन्च होती है ना तो वो लॉन्च किसने किया है? तो वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, और इसके राइटर की अगर मैं बात करूं कि इसकी किताब किसने लिखी है, तो ये काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, रमेश कुंद्रा, उन्होंने लिखी है, रमेश खंडूला। ऑथर भी ध्यान रखिए किसके बारे में है, एनटी रामाराव जी जो कि फॉर्मर सीएम थे आंध्र प्रदेश के, और इसको अनवील्ड बाय एम वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको बार बार बोलती हूँ, कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है क्वाड का। आपने सुना होगा कि क्वाड एक अलायंस बना है, तो उसमें कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है। तो यूएसए मेंबर है, हाँ है। यूके है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो देखिए क्वाड नाम से ही पता चलता है, क्वाड मतलब होता है चार। के लिए हम लोग क्वाड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है ना, 4 भुजाएं होती हैं। क्वाड मतलब 4 मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से हैं? इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। जनरली बच्चों को क्या होता है, इंडिया, जापान और यूएसए तो याद रहा है, 4th कंट्री में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हो सकता है क्वाड से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, तो हो सकता है क्वाड का फुल फॉर्म पूछना कि है क्या। तो ये क्या है, मैं लिख दे रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये ना काफी पहले जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था, बट ये काम नहीं कर पाया था। इसमें 4 कंट्री है जो सिक्योरिटी के पर्पज से
मिलके काम करेगी। इस जो ग्रुप को लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्वाड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? तो ये है कर्नाटका। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और यूथ गेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो है वो कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ सबका मैं आंसर कमेंट में दूंगी। और ये कर्नाटका ने होस्ट करा है और यूनिवर्सिटी गेम का ये सेकेंड एडिशन है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट करा इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका। तो ये कौन से पोर्ट पे है? ठीक है, तो ये कोचिन पोर्ट पे इन्होंने उद्घाटन करा है। कोचिन पोर्ट बंदरगाह पे भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का एक क्रूज टर्मिनल है, सागरिका नाम है, कोचिन पोर्ट पे। ठीक है, पहला है इंडिया का, ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ बन रहा है? तो ये पटना में बन रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, मैंने बिहार करंट करके एक स्पेशल सीरीज कराई है यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट है उनको काफी सारे पार्ट में, अभी तो जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 10 पार्ट में डाल चुकी हूँ, टोटल उसके 15 पार्ट है। आप उसको भी डेफिनेटली देखिए, उसमें सारे बिहार स्पेशल क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ये पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है। इसके साथ अगर ये पूछे कि एशिया का पहला कहाँ है, एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का है, तो वो भी पटना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी एशिया में भी नहीं हुआ, तो इंडिया, इट इज इंडियाज फर्स्ट एज वेल एज एशियाज फर्स्ट। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sex ratio in the state at 0 to 6 years? 0 से 6 साल तक के बच्चों में सेक्स रेशियो क्या है? अगर बिहार की हम लोग बात करें, बिहार के रिस्पेक्ट से, तो इट इज 935, मतलब 935 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज पे, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आपको पता है ऐसे देखने में ये हमें नंबर्स कम लगते हैं कि ठीक है, लेकिन यही नंबर अगर हम लोग इनको बढ़ा देते हैं ना, आप सोचिए कि इस तरीके से बात है कि 90 लाख है ना, 93 लाख पे, अगर एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रही हूँ कि 1 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ बॉयज है, डिफरेंस काफी हो जाता है ना, तो जिससे आगे दिक्कत होती है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलता है। एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक जो भी डकैत है, ठीक है, उस पे एक म्यूजियम बनाएंगे। तो ये कौन से जिले में म्यूजियम बन रहा है? तो ये बन रहा है भिंड जिले में, एमपी के, और जितने भी डकैत हैं उनमें इनकी स्टोरी बताई जाएगी। तो एक बहुत ही अनोखा तरीके का म्यूजियम है, तो आप ध्यान में रखिए, एमपी में भिंड में जो हेडक्वार्टर है वहां बन रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है बिहार में, तो ये बिहार में कहाँ बन रहा है? तो ये राजगीर में बन रहा है। स्पोर्ट्स रिलेटेड सारे सवाल इस बार थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स काफी चर्चे में रहा है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ध्यान रखिए। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज विच विल बिगिन सी ट्रायल्स दिस मंथ? तो भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का नाम क्या है, जिसका परीक्षण की शुरुआत अभी होगी, तो हो चुकी है ये। तो इसका क्या पहला है ये, तो इसका नाम है आईएनएस अन्वेष। ठीक है, नाम ध्यान रखिए, आईएनएस अन्वेष है, और ये इंडिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है। ठीक है, नॉर्मल मिसाइल टेस्ट होता है, ये फ्लोट करेगा पानी में। नेक्स्ट है एमआर नायक, इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट डैश ऑफ बिहार। तो क्या है ये, तो पहले ये आईजी है ट्रैफिक की। ठीक है, तो इज द फर्स्ट आईजी ऑफ बिहार, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ 5-स्टार रेटिंग बाय ग्री काउंसिल? ग्री काउंसिल के द्वारा 5-स्टार रेटिंग इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी को मिली है? तो ग्री काउंसिल के द्वारा ये मिला है नालंदा यूनिवर्सिटी को। ग्री क्या है मैं बता दे रही हूँ, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब क्या है कि ये इको फ्रेंडली कैंपस है नालंदा यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे इसी तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए इसको 5-स्टार रेटिंग मिली है ग्री काउंसिल के द्वारा, विच इज़ वेरी गुड।
नेक्स्ट है डॉक्टर शबल गुप्ता, ये किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? ठीक है, डॉक्टर शबल गुप्ता, तो ये एक काफी इकोनॉमिक्स के प्रख्यात व्यक्ति थे, इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को पहला रैंक मिला इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन पर्सनल इन द इंटायर कंट्री। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय टाटा ट्रस्ट। और इसमें क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पुलिस में औरतें बिहार में ही हैं। तो आपको पता है कि बिहार में तो काफी रिजर्वेशन दिया गया औरतों को। अभी एक रिसेंटली लॉ पास हुआ था जिसमें जितने भी अभी इस साल ही पास हुआ मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, और पुलिस में भी यही है, जिसकी वजह से बिहार में सबसे ज्यादा फीमेल पर्सनल्स हैं। ध्यान में रखिए, और ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है इसरो ने लॉन्च किया है ब्राजील का एमेजोनिया 1 थ्रू इट्स रॉकेट। तो ये किस रॉकेट से करा है, उस रॉकेट का नंबर पूछ रहे, तो वो है PSLV C51। ठीक है, PSLV C51। इसरो जो है इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ब्राजील जो कंट्री है उसका एमेजोनिया 1, ये जो पहले चाइना करने वाला था, इसको फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर इंडिया के पास आएगी और इंडिया ने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया की क्या रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग 86 है। ठीक है, विच इज वेरी पुअर। इसमें जो भी कंट्रीज है ना उसको करप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग हमें ध्यान में रखनी है, 86 है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा। अगर इस पे व्यूज और लाइक अच्छे रहेंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट्स अपलोड करेंगे, क्योंकि बिना फिर आप लोग अगर देखते नहीं है फिर मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुकी हूँ, तो ये इसका जवाब है रामविलास पासवान। ठीक है, इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 25, RSS के जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके जो चीफ है मोहन भागवत जी, इन्होंने लॉन्च करा है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें इसमें इन्होंने काफी चीजें अपलोड करी हैं, जिससे नेशनल थिंकर्स जो है राष्ट्रीय विचारकों के काम को सुलभ बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ऑडियो कुंभ। इसमें काफी सारे इन्होंने ऑडियो बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, ये सब डाले हैं ताकि हर इंसान जो है अपने कंट्री के इंटरेस्ट में सोचे और उसी अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, नेशनल थिंकर्स के लिए बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है, इसका मैंने फीडबैक भी पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया था? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे फंड्स हैं जिनको लगाया गया है, जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, और मेडिसिनल स्पाइसेस वाले जो भी फंड्स हैं उनको लगाया गया है, और जो भी थ्रेटेंड स्पेशीज है, मतलब जो भी आपको पता है खत्म होने वाले स्पेशीज है, इनको भी जिसको स्पेशल केयर की जरूरत है, ये सब यहाँ पे लगाया गया है, और ये ओपन एयर फर्नरी है, तो सबसे बड़ा है इंडिया का, रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है कि आकाश प्राइम मिसाइल के द्वारा के संदर्भ में अगर हम बात करें विथ रेफरेंस, तो ये कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है गलत है? तो चलिए स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं। 27 सितंबर 2021 को न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल आकाश प्राइम, जिसका नाम है, दैट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। कह रहा है कि आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम मिसाइल को चांदीपुर उड़ीसा से सफल उड़ान का परीक्षण किया गया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो क्या ये सही है? हाँ, सही है। ठीक है, जमीन से एयर में, इसको इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है कि इट वाज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO, तो इसका डिजाइन और विकास DRDO द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नीचे चलते हैं।
कौन सा है जिसमें 1 2 एंड 3 ऑल है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये किताब जो है ये किसकी पुस्तक की ऑथर कौन है, राइटर कौन है, तो इस पुस्तक के ऑथर है सुब्रमण्यम स्वामी। आपको पता है कि पॉलिटिशियन रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जी, और इनको काफ़ी इनकी बातों पे लोग ध्यान देते हैं क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में इनका काफ़ी होल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है वो उसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के द्वारा इसका गठन हुआ था 1992 में। इसमें 6 रिलीजन के लोग आते हैं, तो इसमें आते हैं कौन कौन से लोग, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन जिसको पारसीज भी हम लोग कहते हैं, पारसी लोग, ठीक है, वो और जैन्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हिंदूज के अलावा जितने भी रिलीजन जो है इंडिया में फॉलो होते हैं ये सारे माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सरदार धाम भवन, तो ये कौन से शहर में है, तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक रेलवे स्टेशन भी इनॉग्रेट हुआ है इसके साथ साथ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट वाज अनवील्ड इन विच सिटी, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, ठीक है, इंडिजीनियसली डिजाइन उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है हैदराबाद में, BHEL जो कंपनी है उसके द्वारा। तो ये इंडिया का पहला खुद के द्वारा बनाया गया है और इसमें उच्च राख कोयला गैसीकरण के पे बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन किया जाएगा और ये हैदराबाद में BHEL के द्वारा काफी बड़े लागत में इसको बनाया गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसकी रैंकिंग नंबर 1 है ओवरऑल कैटेगरी में एज वेल एज इन इंजीनियरिंग, और रिसेंटली उसको रिलीज किया गया NIRF रैंकिंग 2021 के द्वारा। तो अगर हम लोग देखें कौन सी नंबर 1 है तो वो IIT मद्रास। NIRF जो रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करती है, आजकल रैंकिंग निकालते हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, प्लेसमेंट्स क्या हैं और ये सब चीज़ों पे, और इसके बाद रैंकिंग तैयार करती है। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है IIT मद्रास ने इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 5 स्टार रेटिंग जो एग्री काउंसिल का के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर किया था हमने। चलिए, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर जिसको 24 मीटर हाइट है जिसकी, इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया, ठीक है, तो ये चंडीगढ़ में इसको इनॉग्रेशन किया गया। इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर है, कि आपको पता है आजकल एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया इंडिया में, तो एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ रहे हैं जगह जगह पे ताकि हमें शुद्ध हवा थोड़ी मिल सके और स्मॉग जो भी जितना पोल्यूशन है उसको ये एयर प्यूरिफायर सक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी चेयर करी है ब्रिक्स का समिट, ठीक है, 9 सितंबर को। तो इसका कौन सा एडिशन है, मतलब ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें ये कौन सा एडिशन है, तो ये 13th एडिशन है ब्रिक्स सम्मेलन का, और इसका होस्ट भी इंडिया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच में, तो सूर्य किरण जो है नेपाल और इंडिया के बीच में है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, मैं अभी हमने ऊपर पढ़ा
युद्ध अभ्यास है इंडिया और यूएसए के बीच में। फ्रांस के साथ मैंने अभी आपसे पूछा था ऊपर वीडियो में कि फ्रांस के साथ हम कौन सा करते हैं, तो वरुण। ठीक है, इंडिया और फ्रांस मिलकर करते हैं वरुण और गरुण, ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडिया का पहला बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग जो है ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनॉग्रेट हुआ है, तो ये आईआईटी हैदराबाद ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये क्या है, भारत की पहली जैव ईंट आधारित इमारत है। ठीक है, क्या है कि जो भी आपको पता है कि कृषि अपशिष्ट होता है, मतलब एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है ना, जैसे आपको पता है कि फार्मिंग जो लोग करते हैं उनको पता है कि जब काफी पराली लोग जलाते हैं किसान, जो भी एग्रीकल्चर से निकलता है, जिसकी वजह से आप अभी सुन रहे हैं कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन फैल गया है, तो इस वेस्ट को लिया गया है और इससे क्या करा है, ब्रिक बनाया गया है, ईंट बनाई गई है, जिससे ये बिल्डिंग तैयार करी गई है। और ये ऐसा पहला इंडिया का है, जिससे क्या होगा, एक तो फार्मर को फायदा होगा, क्योंकि जो भी मानिए कंपनी है ब्रिक बनाएगी घर बनाने के लिए, वो अगर इनसे एग्रीकल्चर वेस्ट लेगी तो इनको कुछ पेमेंट करेगी, किसान का फायदा। इससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, तो हमारी इन्वायरमेंट को फायदा, और जो ब्रिक बना रहा है उसको भी सस्ता पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें इससे हो जाएंगी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। और आईआईटी हैदराबाद के बारे में बात करेंगे तो ये 2008 में इसको बनाया गया था, तेलंगाना में है। और आईआईटी हैदराबाद जो है वो पहला इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करा रहा है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नीड है अभी की। तो ये सवाल भी हो सकता है, पूछ ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से आईआईटी में हो रहा है, तो आप आईआईटी हैदराबाद बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ठीक है, इसने इंक्रीज कर दिया एंट्री इज फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम टू व्हाट ईयर्स। पहले क्या था कि हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो पहले क्या था कि 65 से लेके 18 से लेके 65 तक था, अब क्या है 18 से लेके 70 तक हो गया, 5 साल बढ़ा दिया गया है। इसमें आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं इस एज में इजीली पेंशन के लिए। लद्दाख ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा कौन से एनिमल को एज स्टेट एनिमल, तो लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर करा और स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर करा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों डिक्लेयर करा है, क्योंकि आपको पता है कि 370 के आने के बाद अपना लद्दाख का जो है अपना कल्चर को भी इनको बढ़ावा मिलेगा, तो इसलिए इन्होंने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया। स्टेट एनिमल जो है स्नो लेपर्ड है, ठीक है, और हो सकता है स्टेट आपसे बर्ड पूछे तो वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला क्रेन, ठीक है, क्रेन इज बगुला, इसकी इतनी बड़ी चोंच होती है, ऐसा बैठा होता है पानी में, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज करा है कितने रुपए का कॉइन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। तो 125 रुपए का कॉइन इन्होंने प्रधान नरेंद्र मोदी ने रिलीज करा है, ताकि जो श्रीला स्वामी प्रभुपाद हैं इनको ऑनर कर सके। ये फाउंडर है इस्कॉन के। इस्कॉन ने क्या है, हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इन्होंने हमारा जो भी वैदिक स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का, इसको प्रिजर्व करने में काफी हेल्प करी है, और जो भी हमारे वेद और पुराण है उनको 85+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी करा। इज अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, अभी तो नहीं है बट इस्कॉन के फाउंडर हैं, और इसके लिए इनको सम्मान देने के लिए 125 रुपए का कॉइन रिलीज किया गया, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, ये हमारी फर्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग।